हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 8 जून और आज की इस वीडियो में हम 8 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोगों को यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 लाख स्टूडेंट ये जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चे में रहा MV एक्सप्रेस पर्ल, जो कि श्रीलंका के तट पर डूब गया है, ये किस देश का मालवाहक जहाज था? तो ये चर्चे में रहा था, ये था सिंगापुर का मालवाहक जहाज। इंडिया के पास आप लोगों ने देखा है, ये है श्रीलंका। तो ये जो मालवाहक जहाज है, ये अपने साथ रसायन लोड करके ले जा रहा था। कुछ दिन पहले ही, लगभग 10 से 12 दिन पहले, इस जहाज में आग लगी। हालांकि जब ये आग थोड़ी सी थी तब इसे कंट्रोल करने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। ये आग पूरे जहाज में फैली और अंततः ये जो जहाज है ये डूब गया है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, 12 दिनों तक इस आग को बुझाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। तो ये पूरी तरह से समुद्र में समा चुकी है। अच्छा, ये जो जहाज डूबा है, इससे किसे खतरा है? तो इससे सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा पैदा हो गया है। अब वो कैसे? तो जहाज तो डूब गया है, लेकिन जहाज के ऊपर क्या सवार था? तेल और रसायन। तो इसके डूबने के बाद ये तेल और रसायन ये समुद्र की सतह पर फैलने लगेगा, जो कि फैलना अब शुरू भी हो चुका है। तो इससे होगा क्या? आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है, ये समुद्र के 200 मीटर गहराई पर सबसे अच्छे तरीके से पहुंचती है। मतलब कि समुद्र की गहराई में यदि देखा जाए तो 200 मीटर के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं, ये बेहतर तरीके से भोजन बना पाते हैं सूर्य की रोशनी में। अब ये जो तेल और रसायन इस पानी के सरफेस में फैलेगा, तो इससे क्या होगा कि इन जीवों को सूर्य की रोशनी पर्याप्त तरीके से मिल नहीं पाएगी, और ऐसी भी समस्या देखने को मिलेगी कि भारी मात्रा में इनकी मौत भी हो सकती है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, चर्चे में रही थी लितानी रिवर। ये कहाँ की रिवर थी जो कि चर्चे में आई थी? तो ये रिवर है लेबनान की। और ये क्यों चर्चे में थी? तो ऐसे ही प्रदूषण के कारण इसी लेबनान के लितानी नदी में लगभग 40 टन मछलियाँ, आप देख सकते हैं, इतनी भारी मात्रा में मछलियाँ ये मृत पाई गई थी। तो ऐसी ही पर्यावरणीय समस्या देखने को मिल सकती है श्रीलंका के तट पर। और बीते समय में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो जहाज डूबने की समस्या ये काफ़ी सारे देशों की सुनने में आती है। जैसे कि अभी हमने बात की है सिंगापुर की। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान का सबसे शक्तिशाली जहाज, जिसका नाम है खर्ग, ये डूब गया है ओमान की खाड़ी में। और इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी है, ये भी डूबी थी, जिसे ढूंढने के काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन ये मिली नहीं। और इसमें जो 53 पर्सन सवार थे, ये भी इसमें मिसिंग हो गए हैं। पता भी नहीं चल पाया कि ये पनडुब्बी कहाँ गई, और ना ही एक भी व्यक्ति का इसमें अता पता रहा है। तो ये सारी न्यूज़ जो कि चर्चे में रही हैं। और एक और जहाज़ आप याद रख सकते हैं, एवर गिवन जहाज़। यदि आप लोगों को याद होगा, सबसे ज़्यादा मुद्दा चर्चे में रहा था एवर गिवन जहाज़ का, जो स्वेज नहर है। स्वेज नहर, इसी जहाज़ के फंसने के कारण ये बंद हो गई थी। ये जो जहाज़ है ये चीन से नीदरलैंड की ओर जा रहा था। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। ये है भारत, ये है सिंगापुर। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। सिंगापुर में ही एप्पल के द्वारा विश्व का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर, यानी कि तैरता हुआ रिटेल स्टोर स्थापित किया गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत में जो सिद्धार्थ नगर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसी सिद्धार्थ नगर से जो बुद्धा चावल है, जिसे आप काला नमक चावल कहते हैं, इसका पहली बार सप्लाई किया गया है सिंगापुर को। आप लोगों ने रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, शॉर्ट में आप कहते हैं RCEP, इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो RCEP पर समझौता करने वाला विश्व का पहला देश ये सिंगापुर ही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत RCEP का सदस्य नहीं है। हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लेंगे। ये है पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप। ये जो आप देख रहे हैं अमेरिका, और ये है अलास्का, जो कि इसी के अंतर्गत आता है। तो अलास्का में ही कुछ यहाँ पास स्थित है आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज। इसके बाद यहाँ से लग जाता है कनाडा, और इसके बाद नीचे है अमेरिका। अब सवाल ये है कि ये चर्चे में क्यों आया था? तो इस एरिया में तेल के भंडार पाए जाने की संभावना है, तो इसके लिए ड्रिलिंग का कार्य होना था। इस ड्रिलिंग के कार्य को रोक दिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनके द्वारा। और क्यों रोका गया है? तो देखिए, इस एरिया में जल पक्षी कारिबू और जो ध्रुवी भालू है ये पाया जाता है। मतलब कि इन जीवों का ये निवास स्थल है। तो यहाँ ड्रिलिंग के कार्य किए जाने से इन्हें खतरा पैदा हो सकता है। इन्हें ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को, मतलब कि यहाँ जो ड्रिलिंग का कार्य होना था, इसे फिलहाल
निलंबित कर दिया गया है, इसी के कारण ये चर्चे में आया था। तो आप याद रखेंगे आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज ये चर्चे में है और कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी, देखिए यहाँ भारत की बात नहीं की जा रही है, कहा जा रहा है कि आने वाले साल में 2022 तक पूरी दुनिया में बेरोजगारी की दर क्या होगी, तो इसके अनुमान के अनुसार ये रहेगी 5.7%। मतलब कि आने वाले समय में अगले साल तक इस हद तक बेरोजगारी देखने को मिल सकती है पूरी दुनिया में। इसका कारण एक ही है, आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी। कोरोना महामारी आई और विभिन्न देशों में, मतलब कि लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और इसके कारण इस महामारी ने विभिन्न देशों की जो आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, इसकी कमर तोड़ करके रख दी है। जैसे कि हमारा ही जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमें ही पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि भारत को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश ये आगे निकल चुका है। अभी एक और रिपोर्ट आई थी, भारत की ही बात है, भारत में बेरोजगारी दर, देखिए ये मई की रिपोर्ट है, अभी मई का महीना ख़त्म ही हुआ है, तो बेरोजगारी दर मई के महीने में 18% तक बढ़ी है। शहरी बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, तो शहरी बेरोजगारी में 18% की वृद्धि देखने को मिली है इस मई के महीने में। ये अनुमान लगाया गया है एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ लोग, ये मैं भारत की बात कर रही हूँ, 1.5 करोड़ लोग इन्होंने अपने जॉब से हाथ धो दिया है। मतलब आप देख सकते हैं ये कितनी खराब स्थिति है। अच्छा, ये जो वैश्विक रिपोर्ट है बेरोजगारी दर की, ये जारी की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी स्थापना 11 अप्रैल को हुई थी, 11 अप्रैल 1919 में। हेडक्वार्टर इसका स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है गाय राइडर। हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है, तो रेलवे के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 2023 तक का। रेलवे ने हाल ही में इस बात की घोषणा भी करी है कि दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज इसका रूट तैयार कर लिया जाएगा और इस वर्ष तक ब्रॉड गेज रूट पर 100% इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगेंगी। जबकि वर्ष 2030 तक यानी कि आने वाले सालों में पूरे भारत में रेल से ज़ीरो कार्बन का उत्सर्जन होगा। अब जब ट्रेनें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ही चलेंगी तो कार्बन का उत्सर्जन होने का तो चांस है ही नहीं। तो ऐसा ही फैसला किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है, तो ये हैं पीयूष गोयल जी। भारतीय रेलवे से ही रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो पहली किसान रेल है जो कि महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। दूसरा ये कि भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि विशाखापट्टनम से लेकर के मुंबई के बीच चलाई गई थी। अगला है हाल ही में किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाई है, तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार की ये जो योजना थी घर घर राशन योजना, इस पर रोक लगाई गई है। हालांकि ये जो योजना थी ये तो काफ़ी समय से चल रही थी। इस योजना के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलोग्राम गेहूं का आटा, 1 किलोग्राम चावल और चीनी ये घर तक पहुंचाकर दिया जाता था। इस पर जो केंद्र सरकार है इसका क्या कहना है? केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत जो आप घर घर जाकर के राशन पहुंचा रहे हैं, इससे पहली समस्या तो ये है कि राशन की दुकानें ये प्रॉपर खुल नहीं रही हैं, ये बंद रह रही हैं। दूसरा ये कि आप जो होम डिलीवरी कर रहे हैं जिस सामान की, तो होम डिलीवरी के नाम पर ख़राब क्वालिटी का जो खाद्यान्न है ये लोगों तक पहुंच रहा है। तीसरा ये कि इस सुविधा के माध्यम से राशन की कालाबाजारी भी बढ़ रही है। इसलिए फ़िलहाल इस योजना पर रोक लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो घर घर राशन योजना ये है दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड। दिल्ली की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, यहाँ के जो LG हैं ये है अनिल बैजल। कुछ करंट के क्वेश्चन हैं जैसे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य, ये दोनों दिल्ली ही हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा था GNCTD बिल। हालांकि ये राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कानून बन चुका है। GNCTD ये था क्या? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कहने का मतलब है कि दिल्ली में जो उपराज्यपाल का पद है, जैसे कि अनिल बैजल ये है यहाँ के उपराज्यपाल, तो इस बिल के कानून बनने के बाद अब इनके पास दिल्ली सरकार से भी ज़्यादा, मतलब कि अरविंद केजरीवाल से भी ज़्यादा शक्तियाँ हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ये बिना LG के परमिशन के अब कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और हाल ही में वाइट फंगस से आंत में छेद होने का पहला मामला, ऐसा दुनिया का पहला मामला जो कि देखने को मिला था दिल्ली में। हाल ही में कि सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इनके अकाउंट को 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। तो ऐसा फैसला किया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने इनके अकाउंट को 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है कि फेसबुक की ये जो कार्रवाई है, फेसबुक ने ये जो फैसला किया है, ये उन 7.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के चुनाव में वोट दिया था।
ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, और सस्पेंड किया गया है फेसबुक के द्वारा। तो हम फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके जो सीईओ हैं ये हैं मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर भी भारत में चर्चे में है। भारत सरकार और ट्विटर का टशन आप सभी को पता ही है। अच्छा, ट्विटर के ऑप्शन के रूप में भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कू ऐप, जो कि पूरी तरह से भारतीय है। और इंस्टाग्राम आप सभी जानते हैं, इंस्टाग्राम को तो फेसबुक ने कुछ समय पहले ही खरीदा है। अगला है फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों के लिस्ट में, मतलब कि दुनिया में ऐसे टॉप 100 खिलाड़ी जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, इन टॉप 100 में एकमात्र भारतीय शामिल हैं। इनका नाम है विराट कोहली, और टॉप 100 में इनकी रैंकिंग है 59। लास्ट ईयर ये 66 पोजीशन पर थे। सुधार के साथ 7 पायदान छलांग के साथ ये आ गए हैं 59 नंबर पर। इनकी कमाई में 32 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। और यदि इस टॉप 100 में नंबर 1 की बात की जाए तो ये हैं एमएमए के दिग्गज खिलाड़ी, एमएमए यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर, जिनकी कमाई करीब 1517 करोड़ रुपए रही है। तो ये है दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आज आप 2 इंपॉर्टेंट डे याद रखेंगे, कल मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी। 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो खाने के प्रति, मतलब कि खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपाय के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 7 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस, जिसकी थीम थी द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। बाकी के 2 ऑप्शन की हम बात करें तो 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे ये मनाया गया है। अगला है पुणे में 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। साथ ही इन्होंने 2020 से 25 के लिए एक रोड मैप भी जारी किया है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2022-2025। अब इसका मतलब ये है कि इस रिपोर्ट का विषय ये बताता है कि बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। कई बार आप लोगों ने ये एथेनॉल ये तो सुना होगा, जिस पर सरकार जोर दे रही है। ये है क्या? तो देखिए, जो एथेनॉल है ये एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिला करके फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे वायु प्रदूषण कम होता है और ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या नहीं होती है। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि इसके इस्तेमाल से 35% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजन गैस के उत्सर्जन में भी कमी आती है और इसमें 35% तक ऑक्सीजन होता है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और पर्यावरण को जीवाश्म ईंधन से, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल से जो खतरा उत्पन्न होता है एनवायरनमेंट को, इससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही कम लागत पर ये अधिक ऑक्टेन नंबर देता है। ऑक्टेन नंबर क्या है? तो आप सभी जानते हैं, पेट्रोल की जो गुणवत्ता है ये इसी ऑक्टेन नंबर से ही तो मापी जाती है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि ये जो एथेनॉल है इसका उत्पादन कहाँ से किया जाता है? इसका जो उत्पादन है मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है। गन्ने की फसल से तो होता है, लेकिन शर्करा वाली जो अन्य वस्तुएं हैं उन फसलों से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। और यदि देखा जाए तो ये जो एथेनॉल है इसका निर्माण मुख्य रूप से गन्ने से ही किया जाता है। और गन्ने से ही क्या बनती है? शक्कर। तो इसे आप क्या समझ रहे हैं कि भारत सरकार का ये जो कदम है इससे भारतीय चीनी मिलों को फ़ायदा होने की संभावना है। और सरकार एथेनॉल पॉलिसी पर काफ़ी जोर भी दे रही है। यदि आप लोगों को याद होगा तो जो बिहार है ये एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। और सरकार के द्वारा ये भी फैसला किया गया है कि आने वाला जो साल है, मतलब कि 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा, जबकि ये जो लक्ष्य था पहले 2030 तक रखा गया था, इसे कम करके अब कर दिया गया है कि ये जो टारगेट है हम 2025 तक ही अचीव कर लेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जो 17 SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे आप कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य, इसकी जो ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है इसमें भारत का क्या स्थान है? भारत इसमें 117 नंबर पर रहा है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जिसमें कि भारत में यदि देखा जाए तो भारत का जो राज्य इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है ये है केरल, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है ये है बिहार। यहाँ संयुक्त राष्ट्र ने ये जो रिपोर्ट जारी की है इसमें पूरी दुनिया में भारत को रैंकिंग दी गई है 117। ये 17 गोल आप लोगों ने ही नहीं याद रखने हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि भारत किस चीज़ में पीछे है। तो भारत भूखमरी खत्म करने और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में
लैंगिक समानता और अवसर मुहैया कराने में, साथ ही उद्योग और नवाचार के बुनियादी विकास में भारत पीछे है और इसी के साथ ये 117 नंबर पर पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई, इसमें यह कहा गया है कि झारखंड और बिहार ये इन लक्ष्यों को, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ये जो 17 लक्ष्य हैं, इसे 2030 तक भी हासिल नहीं कर पाएगा। तो भारत में केरल और हिमाचल ये तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी बिहार की स्थिति सही नहीं है। अपने पड़ोसी देशों की यदि बात की जाए तो भारत का कुल SDG स्कोर जो कि आया है 100 में से 61.9, जो कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। मतलब आप सोच सकते हैं भारत की इसमें क्या स्थिति है। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा था बेलारूस। इंडिया की रैंकिंग है 94। कुछ समय पहले ही जो भ्रष्टाचार सूचकांक यानी कि करप्शन इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये रहे थे टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग है 86। मैं आप लोगों को बता दूं कि गलती से मैंने कह दिया था कि करप्शन इंडेक्स जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। जबकि ये जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है, ये क्या रिलीज़ करती है? प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, यानी कि जो आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ते हैं, ये जारी करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था बेल्जियम। मेंस रैंकिंग में बेल्जियम, वुमेन्स रैंकिंग में नीदरलैंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।